दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। अंधेरा छट गया। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना। सुनने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। विराज को असमय घर आया देखकर वैशाली परेशान हो गई। 25 वर्ष के कैरियर में यह पहली बार हुआ था जब वह ऑफिस के समय में बिना कोई सूचना दिए घर आए हैं, वरना आने से पहले ही उनका फ़ोन आ जाता था कि मैं आ रहा हूँ, मेरा सूटकेस तैयार रखना, मुझे अभी निकलना है। प्रारंभ में उनके काम के जुनून को देखकर उसे बहुत ही क्रोध आता था, पर धीरे धीरे उनके काम की असमियत जानकर वह अपने क्रोध पर साधना सीख गई थी। ऐसे ऑफिशियल टूर के लिए उनका सूटकेस सदा तैयार रहता था। अचानक तबीयत तो ठीक है ना? चपरासी के ब्रीफकेस रखकर जाते ही वह पूछ बैठी, क्या अपने घर अचानक नहीं आ सकता? चिल्लाते हुए विराज ने कहा, ऐसी बात नहीं है दरअसल क्या? कहकर विराज कमरे के अंदर चले गए। विराज के चेहरे पर झुंझलाहट स्पष्ट झलक रही थी। वैशाली समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उन्हें हो क्या गया है। अगर तबीयत खराब नहीं है तो अचानक इससे घर आना? चेहरे पर झुंझलाहट के साथ हताशा, निराशा। जब कुछ समझ में नहीं आया तो वह पानी लेकर उनके पास गई। उसने देखा विराज पलंग पर माथे पर हाथ रखकर लेटे हैं। पानी के लिए आग्रह किया तो कह दिया, रख दो, मैं ले लूँगा। कुछ देर खड़े रहने पर भी विराज के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। तब वैशाली ने सोचा, चाय बनाकर ले आऊं, क्योंकि विराज के अनुसार चाय की एक चुस्की उनकी पूरे दिन की थकान को मिटाकर तरोताजा बना देती है। इसके साथ ही वह चाय की चुस्कियों के साथ उसके साथ ढेरों बातें किया करते हैं। मन में यह विचार आते ही वैशाली चाय लेकर आई। चाय पीने का आग्रह करने के बावजूद उनकी वही दशा देखकर वह उनके सिरहाने बैठकर उनके बालों में उंगली फेराते हुए मधुर स्वर में बोली, मन में कुछ परेशानी हो तो प्लीज कह डालिए, पर आपकी यह चुप्पी अब मुझसे सही नहीं जा रही है। लगता है मेरी 30 वर्ष की मेहनत पर पानी फिर गया है। मुझे दरकिनार करके मेरे ऊपर एक जूनियर बिठा दिया गया है। विराज के साथ बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे। आप तो इस पद के प्रबल दावेदार हैं। आपका नाम भी योग्यता सूची में था। कहते हुए वैशाली भी हतप्रभ थी। शायद किसी के दबाव में सूची बदल गई, पर ऐसा कैसे हो सकता है? आप पता लगाइए। आजकल सब कुछ हो सकता है। अब पता लगाने से भी क्या फायदा? जब ऑर्डर निकल गया है तो चेंज तो होगा नहीं। आप इसके विरुद्ध कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट? क्या तुम नहीं जानती? कोर्ट से जजमेंट मिलने में वर्षें लग जाते हैं। उसमें भी क्या भरोसा कि निर्णय अपने ही फेवर में हो? फिर आप सूचना के अधिकार द्वारा मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं कि आपको इस पद के योग्य क्यों नहीं समझा गया। यह तो पूछूंगा ही, पर इसमें भी कुछ नहीं हो पाएगा। संदेह है, ऐसे व्यक्ति के नीचे काम करना मेरे लिए संभव नहीं है, जिसने मुझसे ही क ख ग सीखा हो। कौन है वह? राजीव पासवान। क्या वही राजीव पासवान है जिसने 22 वर्ष पूर्व ज्वाइन किया था? वह तो आपसे बहुत जूनियर है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना, आजकल सब कुछ हो सकता है, पर मैं ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकता। अगर वह यहाँ रहा तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मैंने मैनेजमेंट को लिख दिया है कि मेरा स्थानांतरण कंपनी की दूसरी सब्सिडियरी में कर दिया जाए। अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैं रिजाइन कर दूंगा या लंबी छुट्टी ले लूँगा। लंबी छुट्टी लेने से क्या फ़ायदा होगा? कुछ होगा या नहीं, या तो नहीं पता, पर शायद इस बीच सम्मानजनक जीने का कोई रास्ता निकल पाऊँ। यहाँ रहा तो
सा जी नहीं पाऊंगा। वैसे भी अपनी नज़रों में गिर जीना नहीं कहलाता। वैशाली जानती थी कि विराज एक बार जो सोच लेते या कह देते हैं वह करके ही रहते हैं। अगर उन्होंने नौकरी छोड़ दी तो आगे की जिंदगी कैसे कटेगी? अभी तो सिर्फ विवेक ही सेटिल हुआ है। विराम का अंतिम वर्ष है। वह अभी एमबीए करना चाहता है। पर यह भी अटूट सत्य है कि ऐसी स्थिति में एक आत्मसम्मानी इंसान काम कर ही नहीं सकता। उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था कि ऐसी व्यवस्था पर जहाँ व्यक्ति की योग्यता परिश्रम नहीं वरन व्यक्ति की चापलूसी और पैरवी इसके प्रमोशन की वजह बन जाए। इसमें कोई शक नहीं था कि राजीव पासवान ने अपनी मेहनत और काबिलियत के कारण नहीं बनना, चापलूसी पैरवी या शायद मनी पावर के कारण आज इस पद तक पहुंच पाए हैं। इसके बहुत बड़े बड़े लोगों से संबंध है। उसे आज से 22 वर्ष पूर्व की वह घटना चलचित्र की तरह उसके मन मस्तिष्क में घूमने लगा। एक ऑफिसर के फेयरवेल के लिए आयोजित फैमिली गेट टुगेदर में एक युवक बड़ी गर्मजोशी से सीनियर ऑफिसर के स्वागत में लगा हुआ था। कभी वह उन्हें सिगरेट पकड़ा कर आता तो कभी कोल्ड ड्रिंक्स की ट्रे लेकर उनके पास पहुंच जाता। खाने के अंत में इस बीच अगर किसी का कोई बच्चा रोता तो वह उसे भी संभाल लेता था। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे तो कोई कह रहा था बड़ा चिपकू है। उसे इतनी भागदौड़ करते देख एक सीनियर ऑफिसर ने उससे कहा, अब तुम भी खा लो। उनकी बात सुनकर उसने बड़ी नम्रता से कहा था, सर आप लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा। कौन है वह चिपकू लड़का? घर आकर उसने विराज से पूछा था। उसका नाम राजीव है। अभी कुछ दिन पहले ही उसका अपॉइंटमेंट हुआ है। भला लड़का है। मेरे मातहती वह ट्रेनिंग कर रहा है। उसका व्यवहार में भी नोटिस कर रहा था। अभी नया आया है, धीरे धीरे सब सीख लेगा। वैसे उसके व्यवहार में बुराई क्या है? बड़ों का आदर करना आज की पीढ़ी भूलती जा रही है। यह उन सब में से अलग लग रहा है। नम्र स्वरों में विराज ने कहा। स्वर में विराज ने बात समाप्त करते हुए कहा, एक दिन संजय उनके घर आया। बाग पटु तो वह था ही, पल भर में ही सबसे ऐसा घुल मिल गया कि लगता ही नहीं था कि वह उनके घर का सदस्य नहीं है। जब भी आता विवेक और विराम के लिए चॉकलेट लेकर आता। सर बच्चे मुझे बचपन से प्रिय रहे हैं, बच्चों के लिए लेकर आता हूँ। प्लीज़ सर मना मत किया करिए। विराज के मना करने पर उसने कहा। राजीव की बातों का यह असर हुआ कि विराज ने कुछ कहना मना कर दिया। विराज ने तो छोटा था पर विवेक उससे इतना घुल मिल गया था कि उसके आते ही शिकायतों का दौर शुरू हो जाता। वह कभी उससे मौत के प्रश्नों का हल पूछता तो कभी अपने प्रोजेक्ट में मदद चाहता। राजीव उसकी हर समस्या को सुलझाने की कोशिश करता। विराम तो जब तक वह रहता उसकी गोद में भी चढ़ा रहता। यहाँ तक कि जाते जाते वह उससे भी पूछ लिया करता था कि उसे किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। यह अलग है कि अपनी मनस्थिति के कारण उसने उसे कोई दायित्व नहीं सौंपा था। उसके व्यवहार में कुछ तो ऐसा था कि किसी कारण अगर वह किसी दिन नहीं आता तो वह विराज से उसके बारे में पूछ लेती थी। जहाँ पहले विराज संजय की इन बातों से अभिभूत थे, वही अब वह कहते थे कि यह लड़का काम तो कुछ करता नहीं है, बस चापलूसी में लगा रहता है। एक बार विराज ने राजीव से कह दिया, राजीव काम में मन लगाओ, तुम एक जिम्मेदार अफसर हो। हमेशा यूं समय बर्बाद करना तुम्हें शोभा नहीं देता। विराज की बात मानकर राजीव ऑफिस के कामों में आने की कोशिश करता। फिर वही हाल,
कुछ दिनों बाद विराज का कंपनी की दूसरी इकाई में स्थानांतरण हो गया। एक ही विभाग में रहने के कारण विराज को राजीव के बारे में पता चलता ही रहता। वह अपने सीनियर्स को पीछे दिनों दिन तरक्की करता जा रहा था। कोई उसकी तारीफ के फूल बांधता तो कोई व्यंग्यात्मक स्वर में कहता, अरे उसकी बराबरी कौन कर सकता है, उसकी बात ही अलग है। वह काम करे या न करे, सीनियर्स को खुश रखेगा तो अपने आप ही तरक्की करता जाएगा। राजीव प्रारंभ से ही मनमौजी स्वच्छंद किस्म का आदमी था। अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होने के बावजूद उसका काम में मन नहीं लगता था, लेकिन कुछ भी न करने के बावजूद वह हमेशा बस की गुड बुक में रहता। लोग तो यहाँ तक कहते कि उसे बस के बच्चों को स्कूल पहुँचाने के साथ साथ उनकी सब्जी लाने में भी कोई हिचक नहीं होगी। बच्चों को स्कूल से आते जाते चॉकलेट आइसक्रीम भी खिला देने के साथ अगर मैडम को शॉपिंग कराने ले जाना पड़े तो वह खुशी खुशी उनके साथ चला जाएगा। कोई कहता है, भाई हमसे तो किसी की चापलूसी नहीं होती, वैसे भी चापलूसी की आवश्यकता उससे ही पड़ती है जो अपने काम में ईमानदार नहीं होता। मेहनती और परिश्रमी भला क्यों किसी के आगे पीछे घूमेगा। आखिर पद की गरिमा भी तो होती है। ऐसे ही लोगों के कारण ही पूरा विभाग बदनाम होता है। इसी धारणा के विरुद्ध थे। वे सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे। अगर कोई काम नियम विरुद्ध लगता तो वह सीनियर्स मंत्रियों से भी टकरा जाते थे। हालांकि इस आदत का उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा था, पर इससे भी वह कभी नहीं घबराए। कह देते हैं, क्या कर लेंगे, स्थानांतरण ही तो कराएंगे। वैसे भी नौकरी पेशा इंसान का बोरिया बिस्तर हमेशा बना रहता है। मैं अपने सिद्धांतों और मूल्यों से कभी समझौता नहीं करूँगा। राजीव की पत्नी शिखा संजय के बारे में ऐसी वैसी बातें सुनती तो जल भून कर अपने पति को ताना मारती हुई कहती, लोगों के आगे पीछे घूमने में तुम्हें न जाने क्या मजा आता है। तुम्हें क्या लोगों की ऐसी बातें सुननी तो मुझे ही पड़ती है। शिखा की बात सुनकर शांत स्वर में उससे कहता, तुम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। आज का यह इन्वेस्टमेंट कल हमारे काम आएगा। शायद संजय सही था। अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का ढिंढोरा पीटने वाले शायद तब तक यह नहीं जानते थे कि सरकारी महकमे में आज के समय में काम करने वालों की नहीं, वरना चापलूसी करने वाले आदमी की ज़्यादा चलती है। चापलूसी करना भी कला है जो सब नहीं कर सकते। यही कारण था कि काम न करने के बावजूद उसकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सदा अच्छी जाती रही। साथ ही ST/SC के लिए बने रोस्टर सिस्टम के कारण उसके एलिजिबल होते हैं कि प्रमोशन मिलते गए। एक समय ऐसा आ गया कि वह सबको पीछे छोड़ते हुए वह टॉप मैनेजमेंट तक पहुंच गया। मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए बस कुछ सीढ़ियां चढ़नी ही बाकी थी। इस स्टेज पर आकर वह काम के प्रति गंभीर एवं ईमानदार होने लगा, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि अब सिर्फ चापलूसी नहीं, काम करते हुए भी दिखाना चाहिए। साथ ही बड़े बड़े लोगों से भी संबंध और प्रगाढ़ बनाने चाहिए। संबंध तभी बनते हैं जब विभिन्न अवसरों पर उन्हें महंगे उपहार दिया जाए। इसके लिए वह कुछ पैसा सदा सुरक्षित रखता आया था। वैसे भी पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। काला धन कमाने का कोई अवसर उसने हाथ से नहीं जाने दिया था। वस्तुतः जैसे जैसे पद बढ़ गया था, बढ़ता गया, कमाई के अवसर भी बढ़ते गए।
जिस पद पर वह था वहाँ ऐसा करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। वैसे भी आजकल काम करवाने के लिए लोगों को ऐसे ही लोगों की तलाश रहती है। बेशुमार काले धन के कारण पत्नी बच्चों की प्रत्येक फरमाइश पूरी होने लगी, जिससे बच्चे भी खुश रहने लगे। जहाँ पहले उसकी पत्नी उसके उपहार देने के प्रकरणों से चिढ़ती थी, अब उसे कोई आपत्ति नहीं होती थी, क्योंकि अब उसे उसका महत्व समझ में आने लगा था। आखिर इसी की वजह से तो उनकी बड़े से बड़े लोगों से जान पहचान बढ़ती जा रही थी। आखिर वह दिन भी आ गया जब उसका सिलेक्शन कंपनी के सर्वोच्च पद के लिए हो गया था। उसकी न्यूज की खबर से पूरे ऑफिस में हड़कंप मच गया था। सीनियर तो सीनियर्स, जूनियर भी इस खबर से आश्चर्यचकित थे। कंपनी के इतिहास में वह सबसे कम उम्र का व्यक्ति था जो काबिल लोगों को किनारे करते थे मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर पहुंच गया था। पहली बार योग्यता सूची में इतना उलटफेर हुआ था। कोई फिर भी तो कोई धन की इसका कारण बता रहा था। अब रोने झिकने से कोई फायदा नहीं होने वाला था। सीनियर्स को इस बात का डर था, जिसको कभी काम में लापरवाही के लिए उन्होंने डांटा था, वही आज वह उन पर हुक्म चलाएगा, जबकि साथ वाले इसीलिए परेशान थे कि कहीं वह अपनी पिछली बातों का बदला न निकाले। बॉस जूनियर ही निश्चित थे। विराज को डायरेक्ट उसे ही रिपोर्ट करनी थी। बदली परिस्थितियों में जब उन्हें कुछ नहीं सूझा, तब उन्होंने लंबी छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया तथा अपने बेटे विवेक, जो अहमदाबाद में एक प्राइवेट कंपनी में बेहतर मैनेजर कार्यरत था, के पास चले गए। निर्णय तो उन्होंने ले लिया था, पर बार बार मन में यही आ रहा था, ऐसा कितने दिन चलेगा? क्या वह जिंदगी में अचानक छाए घने काले बादलों से छुटकारा पा सकेंगे, या यह बादल बरस बरस कर उनकी जिंदगी को दलदल बना देंगे? उनको अचानक आया देख विवेक और दिव्या की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि उनके बार बार आग्रह करने के बावजूद भी वे अपनी व्यवस्था के कारण उनके पास कभी नहीं आ पाए थे। विराज को उदास और परेशान देख एक दिन विवेक ने कारण पूछा तो वह आदत के विपरीत चुप न रह पाए। विवेक ने उनके व्यथा सुनी तो वह सहजता से बोला, पापा, हम लोग अब बड़े हो गए हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, आपको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत काम कर लिया आपने, अब आप बीआरएस ले लीजिए और आराम से ज़िंदगी काटिए। बेटा, मेरे लिए आराम हराम है। अभी इस उम्र में खाली बैठने की तो मैं सोच ही नहीं सकता। वैसे मेरा मानना है कि मनुष्य का शरीर एक मशीन के समान है। जब तक इस मशीन से काम लेते रहो तब तक यह ठीक रहेगी, अन्यथा उसमें जंग लगते देर नहीं लगेगी। पापा, आप इतने अनुभवी और काबिल हैं कि आपको तो कोई भी कंपनी ऐसे ही रख लेगी। अगर आप मैनेजमेंट का कोर्स कर ले तो और अच्छा हो जाएगा। आजकल तो एग्जीक्यूटिव के लिए अलग कोर्स कराए जाते हैं। उनकी भावना की कदर करते हुए विवेक ने उन्हें मशवरा दिया, पर बेटा, इस उम्र में पढ़ाई, यह तो सोचने की बात है पापा। आज अच्छे अच्छे पदों पर कार्य अधिकारी स्वेच्छा से अपनी नौकरी छोड़कर या स्टडी लीव लेकर मैनेजमेंट कोर्स करके अच्छे पदों पर मल्टीनेशनल कंपनी में अपना योगदान दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ सिफारिश नहीं, योग्यता का मूल्य मिलता है। विराज को विवेक की सलाह पसंद आई। लोगों को अच्छा लगे, पर 55 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने कड़ी मेहनत की। प्रशासकीय तो था ही, उनकी मेहनत रंग लाई। 40 लाख के पैकेज पर एक कंपनी का उन्हें नियुक्ति पत्र मिला तो एकाएक उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ।
यहाँ वह 30 वर्षों से लगातार काम करने के बावजूद सिर्फ 20 लाख वार्षिक ही कमा रहे थे। वहाँ एकाएक कितना वेतन, शायद ऐसे ही स्थिति के लिए। कहा गया है कि जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तब दूसरा दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। इंसान को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। नई कंपनी ज्वाइन किए अभी कुछ महीने ही हुए थे कि एक पत्र आया। पत्र पढ़कर विराट की खुशी की सीमा न रही। उनकी पहली कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा उनके द्वारा उठाए ऑब्जेक्शन को सही मानते हुए उनके वरीयता क्रम के आधार पर उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर का पद देने की पेशकश की थी। पता नहीं राइट टू इन्फॉर्मेशन का असर था या कंपनी में उनके योगदान का। उन्हें उनकी ईमानदारी और परिश्रम का पुरस्कार आखिर मिल ही गया, पर एक बार धोखा खा चुका मन वहां जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। वैसे भी अपनी उद्यम इच्छा शक्ति के कारण उन्होंने सम्मानजनक जीने का रास्ता खोज लिया था, अतः अब वह पीछे मुड़कर देखने का प्रश्न ही नहीं था। अंततः उन्होंने अपना त्याग पत्र भेज दिया। वैशाली, जो उनकी पीड़ा की प्रत्यक्षदर्शी थी, को ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके जीवन में अचानक आए काले घने बादलों को चीरते हुए प्राची की नव किरण दस्तक देने लगी है। अतीत की सारी बातें भुलाकर वे एक नई दिशा की ओर चल पड़े हैं। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।